Hello friends, welcome to Learning Sessions and today in this video we are going to discuss the questions related to certified credit professionals with complete explanation in Hindi mix English language. So इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आप जो कंसेप्ट्स हैं रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस उनको समझ पाएं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वी नीड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन कंप्यूट द कैश DSCR यानी कि डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2015 पर्टिकुलर फॉर द ईयर्स एंडेड March 31, 2014-15 is given. Gross cash accruals are given. Interest accruals committed for capital, 25% of incremental net working capital, gross loan repayments. This data is given and we need to calculate the DSCR. So DSCR होता क्या है? That is debt service coverage ratio. यानी कि जब किसी बैंक ने लैंडिंग करनी होती है तो वो ये देखता है कि ये पर्सन जो है, ये फर्म जो है, क्या ये पैसे वापस कर पाएगा, यानी कि क्या ये जो इंटरेस्ट है एंड प्लस जो लोन इंस्टॉलमेंट है प्रिंसिपल की एंड जो लोन इंस्टॉलमेंट है प्रिंसिपल की, क्या उसे पे कर पाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग रहता है, यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर आप देखते हैं। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम में आपकी कौन कौन सी चीजें रहेंगी? जो भी आपका प्रॉफिट है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्लस जो आपके डेप्रिसिएशन है, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है आपका नॉन फंड एक्सपेंस है, यानी कि कहीं पर पैसा जाता तो नहीं है ना। इसी तरह से जो आपके प्रोविजन आपने निकाली है डेफर्ड टैक्स के लिए, प्लस जो लोन का इंटरेस्ट अमाउंट है, ठीक है, वो भी आपका किस में है? प्रॉफिट में ही काउंट होता ना अल्टीमेटली। तो यानी कि इनकम थी जिसके थ्रू आपने पेमेंट किया है, डिवाइडेड बाय जो आपका इंस्टॉलमेंट है प्लस जो इंटरेस्ट है। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर व्हाट? DSCR, डेट इज डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अब डाटा देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या अवेलेबल है यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर दो कॉलम्स में बना देता हूं, 2014 के लिए एंड 2015 के लिए। एंड जो सबसे पहले डाटा दिया गया है डेट इज अ ग्रॉस कैश एक्रूअल। ग्रॉस कैश एक्रूअल बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं उन एक्रूअल्स को जो रिलेट करते हैं विद द नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया या फिर प्रोविजन निकाली है, कोई एडवांस टैक्स के लिए प्रोविजन निकाली है। ठीक है, तो उनके लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि जो आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए जो आपकी एक्रूअल है उसे हम GCA कहते हैं, दैट इज ग्रॉस कैश एक्रूअल कहता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है 2014 के लिए दी गई है 1800, 2015 के लिए दी गई 1900 एंड सिमिलरली अलग आपके पास जो अगली वैल्यू है दैट इज रिगार्डिंग द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपको दिया गया है 130 एंड 160 रिस्पेक्टिवली। एंड उसके बाद है आपके पास इंटरेस्ट एक्रूअल्स कमिटेड फॉर कैपिटल, यानी कि अक्रूड इंटरेस्ट है जिसको आपने कमिट करके रखा है किसके लिए? कि आपने ये पैसे कैपिटल में डाले, यानी कि आपका प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट हो जाती है चीज। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट रहता है जो। तो इट इज गिवन टू बी 40 एंड 20 एंड उसके बाद दे रखा है रिगार्डिंग द 25% ऑफ द इंक्रीमेंटल नेट वर्किंग कैपिटल, that is given to be 70 and 80. Next it is given gross loan repayment, that is given to be 250 and 400. ठीक है, तो नॉन जो आपकी कैश एक्सपेंसेस हैं वो कौन से हैं? GCA, वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट बनते हैं, यानी कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है उसका पार्ट बनते हैं। ठीक है, सो GCA इसमें शामिल रहेंगे। अब इसमें से एक कंपोनेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, डेट इज वो इंटरेस्ट एक्रूअल्स जो आपने निकाल रखे हैं अलग से किसके लिए? कैपिटल के लिए। ठीक है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने ये डाटा लेना है 2015 के लिए। तो 2015 के लिए GCA आपके पास कितने? डेटा 1900 माइनस जो इंटरेस्ट एक्रूअल कमिटेड है फॉर द कैपिटल पर्पसेस, वो कितने? 20 हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाकी इसके अलावा और कोई भी जो कंपोनेंट यहां पर दिया गया डाटा वो इनकम से रिलेट नहीं करता है। तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आपके पास? डिनोमिनेटर में जो आपके पास वैल्यू रहती है डेट इज कि जो आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं ओवर द लोन इंस्टॉलमेंट्स, लोन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हो गया। तो यहां पर ग्रॉस लोन रीपेमेंट आपके पास कितना दे रखा है? डेट इज 400, जो लोन का अमाउंट पे किया जाना है, प्लस यहां पर जो इंटरेस्ट पे होगा डेट इज गिवन टू बी 160। तो यहां पर 160 को ऐड कर देंगे। एंड फर्दर अब हर साल क्या हो रहा है? यहां पर इंक्रीमेंटल हो रहा है नेट वर्किंग कैपिटल की तरफ, यानी कि ये भी पार्ट जो है किसकी तरफ जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल की तरफ जा रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम का किसकी तरफ जा रहा है? नेट वर्किंग कैपिटल की तरफ जा रहा है। सो ये भी 80 यहां पर एड अप हो जाएगा।
So it will be 1880 divided by 240 plus 400, that is 640. तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे. So it will be 1880 divided by 640, that is equal to 2.937. 2.937, तो approximately 2.93 would be the answer. So hence option D will be the right answer here. So option D यहाँ पर right answer होगा. Now let's move to the next question. Next question says which of the following statements is incorrect in regard to the issuance of bank guarantee. यानी कि जो बैंक गारंटी इशू की जाती है उसके रिगार्डिंग कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर 8 says all bank guarantees should have an expiry period. यानी कि जितनी भी बैंक गारंटीज होती हैं उनकी एक एक्सपायरी पीरियड होती है. बिल्कुल सही है. एंड डेट इज टू बी नोटेड डेट कि एक्सपायरी पीरियड रहता है जनरली वो बिलो 10 ईयर्स रहता है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन. एंड एन एक्सपायरी डेट रहती है आफ्टर विच द राइट्स ऑफ द बेनिफिशियरी आर एक्सटिंग्विश्ड. जिसके बाद जो अधिकार होते हैं बेनिफिशियरी के वो खत्म हो जाते हैं. ठीक है, यानी कि जिसके फेवर में गारंटी इशू की गई है, ठीक है, वो बेनिफिशियरी रहा, उसके जो राइट्स हैं वो यहाँ पर एक्सटिंग्विश हो जाते हैं उस एक्सपायरी डेट के बाद. ऑप्शन बी इट सेज बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टेन कैपिटल फॉर नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स. बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कंटिजेंसी लायबिलिटी रहती है, कंटिजेंट लायबिलिटी है, यानी कि आने वाले समय में कभी भी ये क्रिस्टलाइज हो सकती है. तो जो नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स भी रहती हैं इसके बेस पर भी जो बेसल नॉर्म्स हैं उनके आधार पर जो कैपिटल रहती है वो मेंटेन करनी पड़ती है बैंक्स को. ऑप्शन बी जो है डेट इज आल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी इट सेज द बैंक्स आर प्रिक्लूडेड फ्रॉम इशुएंस ऑफ गारंटीज फेवरिंग अदर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर लेंडिंग एजेंसीज फॉर द लोन्स एक्सटेंडेड बाय द लेटर वन. सो अगर कोई बैंक के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा या फिर कोई और लैंडिंग एजेंसी के द्वारा कोई लोन सैंक्शन किया गया है, उसके बेस पर दूसरा बैंक जो है उसे गारंटी देने से नहीं रोका गया है, तो यहां पर किसी भी तरह का जो प्रिक्लूशन है वो नहीं है. सो ऑप्शन सी जो है डेट इज इनकरेक्ट. ठीक है, सो ऑप्शन सी कह रहा है कि रोका गया, लेकिन ऐसा कोई भी जो गाइडलाइन नहीं है जिसके आधार पर जो बैंक है उसे किसी और बैंक की गारंटी, बैंक के बिहाफ पर गारंटी देने से रोका जाए. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट एंड इज द आंसर फॉर अवर क्वेश्चन. ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं, बैंक्स शुड एंश्योर कंप्लायंस विद द घोष कमेटी रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू द इशू ऑफ गारंटीज. बिल्कुल सही है कि बैंक जो है उन्हें एंश्योर करना चाहिए कि घोष कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ गारंटीज उसके साथ कंप्लाई करना है. ठीक है, तो बाकी तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं. ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट. सो हमें यही फाइंड आउट करना था कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एन एक्सपोर्टर हैज अवेल्ड पैकिंग क्रेडिट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर कवर्ड बाय द इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. तो एक्सपोर्टर ने एक प्री शिपमेंट क्रेडिट यानी कि पैकिंग क्रेडिट को यहां पर अवेल किया है ताकि वो एक्सपोर्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाए. ठीक है, तो पैकिंग क्रेडिट रहता क्या है, जैसे आपके पास कोई ऑर्डर आया है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपने क्या किया, लेटर ऑफ क्रेडिट आपने ओपन करवा लिया, लेकिन आपको पहले पैसे तो चाहिए ना ताकि आप उस ऑर्डर को भुगता पाएं. अगर आप एक्सपोर्टर हैं, आपको रॉ मटेरियल चाहिए या फिर हो सकता है कि आपने सामान कहीं और से मंगवाना है या और चीज़ों के लिए आपको पैसे चाहिए हो सकते हैं. तो इसके लिए क्या करते हैं बैंक, क्या करते हैं, प्री शिपमेंट फाइनेंस करते हैं. यानी कि शिपमेंट करने से पहले तक के जो भी फाइनेंसिंग होंगे ना एक्सपोर्टर को, वो किस में कवर होते हैं, दोज आर कवर्ड इन द प्री शिपमेंट फाइनेंस इन लेमन लैंग्वेज. ठीक है, तो प्री शिपमेंट फाइनेंस यहाँ पर बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी कि पैकिंग क्रेडिट दिया जाता है. तो यहाँ पर भी ये कहा गया कि जो एक्सपोर्टर है उसने पैकिंग क्रेडिट को अवेल किया है ताकि वो एक्सपोर्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सके. एंड उसे कवर किस तरह से किया गया, इस प्री शिपमेंट फाइनेंस को कवर किया गया अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, ही टेंडर्स शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स हैविंग डिस्क्रिपेंसीज. तो वो कुछ कमी पेशियों वाले जो शिपमेंट डॉक्यूमेंट है, यानी कि इसने शिपमेंट कर दी है, यानी कि शिपमेंट कर दी है. ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो फॉरवर्ड करता है, टेंडर कर देता है. ठीक है, यानी कि बैंक को प्रोवाइड कर देता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन इज करेक्ट. तो यहां पर कौन सा एक्शन लिया जाएगा बैंक के द्वारा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर कह रही है इन द केस बैंक में फॉरवर्ड द बिल अंडर द कलेक्शन एंड वेट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द बिल. तो पहली चीज ये है कि जब यहां पर शिपमेंट कर दी गई है तो शिपमेंट करने के बाद जो प्री शिपमेंट फाइनेंस रहता है ये पोस्ट शिपमेंट में कन्वर्ट होता है, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट में
कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली ऑप्शन तो होगी इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन होगी इनकरेक्ट। सेकंड, इट सेज द एक्सपोर्टर हैज टू रीपे द पैकिंग क्रेडिट एडवांस आउट ऑफ द लोकल फंड्स एज द प्री शिपमेंट स्टेज इज ओवर। प्री शिपमेंट स्टेज ओवर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर उसने शिपमेंट की डॉक्यूमेंट्स भी फॉरवर्ड कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक्सपोर्ट जो है वो अभी इन शिपमेंट स्टेज में है, तो उसके केस में लोकल फंड्स के थ्रू बंद करवाना इज नॉट द राइट आइडिया, बिकॉज यहाँ पर जो लोन दिया गया है वो एक्सपोर्ट करने के लिए दिया गया है एंड वहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर कवर है। कहने का मतलब है जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू पैसे आएंगे तो उसके थ्रू जो पैसे वो पे कर दिए जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन जो है दैट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी क्या कह रही है, बैंक में कंटिन्यू द पैकिंग क्रेडिट एडवांस बट इट विल नॉट कैरी द WTPCG कवर। तो बैंक जो है वो कंटिन्यू तो करेगा ही नहीं ना, जब आपकी शिपमेंट हो गई है तब उसका टाइम पीरियड जो है प्री शिपमेंट फाइनेंस का कवर हो गया। तो WTPCG क्या है, दिस इज होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट गारंटी, पैकिंग क्रेडिट गारंटी कवर, ठीक है। तो उसके बारे में, लेकिन यहां पर यही चीज गलत होगी कि बैंक जो कंटिन्यू कर देगा, सो ये भी ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट हो गए। ऑप्शन डी, इट सेज बैंक में फॉरवर्ड द बिल ऑन अप्रूवल बेसिस। जो बैंक है अप्रूवल लेने के बाद बिल को फॉरवर्ड कर देगा, यानी कि पहले अप्रूवल लिया जाएगा उसके बाद फॉरवर्ड किया जाएगा। जो प्री शिपमेंट लायबिलिटी है उसे बंद किया जा सकता है ग्रांटिंग अ रूपी एडवांस, यानी कि एक रूपी एडवांस दिया जाएगा उसे एंड उसके बेसिस पर क्या किया जाएगा, जो प्री शिपमेंट लायबिलिटी थी उसे बंद कर दिया जाएगा, यानी कि प्री शिपमेंट फाइनेंस का जो अकाउंट था इसे बंद कर दिया जाएगा एंड रूपी यहां पर क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसको कवर किया जाएगा बाय द होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट गारंटी। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। Next question says any legal contract or agreement that define the obligations of the two parties, जो दो parties की obligations को define करता है, यानी कि borrower की and lender की obligation को define करता है, to bond issued is known as, तो उसे क्या कहते हैं, डिबेंचर, इंडेंचर, डेंचर और ऑफर डॉक्यूमेंट। तो डिबेंचर क्या है, डिबेंचर एक सिक्योरिटी है, कौन सी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जो एक फिक्स्ड रेट के ऊपर इंटरेस्ट यील्ड देती है, प्रोवाइड करती है। नॉर्मली इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा एंड ये सिक्योर्ड होता है अगेंस्ट द एसेट्स। सेकेंड वर्ड, इट इज रिगार्डिंग द इंडेंचर। तो इंडेंचर क्या रहता है, ये एक लीगल एंड बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इंडेंचर क्या है, एक लीगल एंड बाइंडिंग एग्रीमेंट है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, दो या ज्यादा पार्टीज में, जो यूजुअली किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, चाहे बॉन्ड एग्रीमेंट हो गए, रियल एस्टेट हो गए, बैंक्रप्सी हो गए, इनके साथ एसोसिएटेड रहता है। सो इंडेंचर प्रोवाइड क्या करता है, इंडेंचर आपको बताता है कि इसमें क्या क्या टर्म्स शामिल रहेंगी, क्या क्या टर्म्स रहेंगी, क्या क्या क्लोजेस रहेंगे एंड फर्दर क्या क्या कॉविनेंट्स रहेंगे। कॉविनेंट बेसिकली जो ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, ठीक है, उसको हम कॉविनेंट कहते हैं। ओके, सो एज पर क्वेश्चन ऑप्शन बी जो है दैट इज अ राइट आंसर। डेंचर इज नथिंग बट रिलेटेड टू द डेंटल ओनली, so that is not related to question at all. लास्ट ऑप्शन जो है that is a offer document. ऑफर डॉक्यूमेंट क्या रहता है, एक प्रोस्पेक्टस रहता है। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या रहता है, एक प्रोस्पेक्टस रहता है, यानी कि जब कोई पब्लिक इशू निकलता है ना, तो आप क्या चीज ऑफर करने वाले हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है इन जनरल टर्म्स। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। So next question says what rate of interest is a buyer required to pay on the amount due to MSME in case of delay beyond 45 days. तो क्वेश्चन को समझिए, पहले कहा क्या गया है कि लाइकवाइज एक MSME है, डेट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, एंड यहाँ पर एक वेंडर है, ये किसकी, मान लीजिए किसी कॉरपोरेट की वेंडर है, यानी कि कॉरपोरेट को ये कोई ना कोई जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सप्लाई कर रही है, एंड यहाँ पर कॉरपोरेट क्या बन गया, इस केस में कॉरपोरेट बायर बन गया एंड MSME बन गई सेलर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एग्रीमेंट तो कर लिया या फिर एग्रीमेंट नहीं भी किया, लेकिन इसने अमाउंट पे करना था ना जो, उसमें डिले हो गया, उसमें क्या हो गया, डिले हो गया। तो अगर ये डिले जो है ये 45 डेज से ज़्यादा रहता है ना, तो उसके केस में कॉरपोरेट को कंपनसेट करना पड़ता है MSME को ओवर पेइंग द इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो अमाउंट ड्यू था यहाँ पर पेमेंट के लिए
उस अमाउंट के ऊपर साथ में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एंड एज पर द MSMED एक्ट, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, इसके अकॉर्डिंग जो कॉर्पोरेट है इसे क्या करना पड़ेगा, इसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड उसी के बारे में पूछा गया कि कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो ऑप्शन 8 सेज एट BPLR रेट ऑफ द बैंक विद मंथली कंपाउंडिंग, यानी कि जो भी BPLR रेट है बैंक का उस रेट पर पे करना पड़ेगा जो कि मंथली कंपाउंडिंग होगा। एंड फर्दर एट बैंक रेट फिक्स्ड बाय द रेगुलेटर, यानी कि जो बैंक रेट फिक्स किया गया है रेगुलेटर के द्वारा उसके बिहाफ पर। ऑप्शन सी सेज एट 2% मोर इफ इनिशियली एनी ROI इज अग्रीड टू बी पेड। तो अगर कोई ROI यहाँ पर अग्री हुआ है तो उसके ऊपर 2% जो है यहाँ पर पे करना पड़ेगा कॉर्पोरेट को, यानी कि जो बायर है उसको। ऑप्शन डी सेज 3 times द बैंक रेट विद मंथली कंपाउंडिंग। तो जितना बैंक रेट चल रहा है उसका 3 times जो है यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एज पर सेक्शन 16 ऑफ द MSMED एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि जो बायर है वो लायबल रहेगा कि उसे कंपाउंड इंटरेस्ट विद मंथली रेस्ट पे करना पड़ेगा MSME सप्लायर को एट 3 times ऑफ द बैंक रेट एज नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर डेट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द मैटर ऑफ द एसेट क्लासिफिकेशन अंडर द कंसोर्शियम लेंडिंग अरेंजमेंट्स इज करेक्ट। तो जहां पर कंसोर्शियम लेंडिंग अरेंजमेंट है उस केस में एसेट क्लासिफिकेशन के मैटर में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमने उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए इट सेज ईच मेंबर बैंक इज ऑथराइज्ड टू क्लासिफाई द बोरोल अकाउंट्स एज पर इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। तो कंसोर्शियम लेंडिंग में जो क्लासिफिकेशन रहती है ना बोरोल अकाउंट की, वो उसी हिसाब से रहती है, यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट में जो रिकवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर डेट इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस रिगार्ड। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन मेड बाय द लीड बैंक शैल बी बाइंडिंग। तो ये सही नहीं है, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल बैंक है ना, जैसे मान लीजिए कि ABC 3 बैंक हैं जिन्होंने कंसोर्शियम लैंडिंग अरेंजमेंट में जो बाइंड है, ठीक है, यानी कि एक बोरोर को यहाँ पर इन्होंने लैंडिंग की है लेटर से XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन को रिकवरी सही जा रही है, यानी कि इसका अकाउंट जो है वो रेगुलर है, लेकिन इन दोनों का जो अकाउंट है डेट इज इररेगुलर, यानी कि इररेगुलर अकाउंट है। तो उसके केस में इनके जो अकाउंट्स होंगे जो भी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन रहेगी उसके बाद ये NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट सब स्टैंडर्ड हो जाएंगे, लेकिन ये जो अकाउंट की क्लासिफिकेशन रहेगी वो रेगुलर ही रहेगी। ये नहीं है कि जो लीड बैंक है, लीड बैंक क्या रहता है, जो बेसिकली प्रपोजल को टेकअप करता है एंड टेकअप करने के बाद बाकी बैंक्स को साथ में लेके आता है कंसोर्शियम करने के लिए, ठीक है। तो लीड बैंक के केस के बेस में बाइंडिंग यहाँ पर नहीं रहेगी। ऑप्शन सी सेज appropriate decision shall be taken by all the member banks, so that is also not true. The decision of majority of the members bank shall prevail, so that is also not true. तो इंडिविजुअल बैंक्स जो हैं वो अपने लोन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पर द MSMED एक्ट। तो MSMED एक्ट 2006 के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो माइक्रो जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है वो एक एंटरप्राइज है वेयर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड ₹25 lakh irrespective of the location of the unit. Option B says a small manufacturing enterprise is an enterprise where the investment in plant and machinery is more than ₹25 lakh. Option C says a micro service enterprise is an enterprise where the investment in equipment does not exceed ₹20 lakh irrespective of the location of the unit. Or option D, that is none of the above. तो MSMED एक्ट 2006 के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन की जाती थी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंड सर्विस सेक्टर में, वो पहले एक पैरामीटर के ऊपर की जाती थी, डेट वाज बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट जो की जाती थी प्लांट एंड मशीनरी में या फिर इक्विपमेंट में। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के रिगार्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट देखी जाती थी वो देखी जाती थी इन प्लांट एंड मशीनरी, एंड सर्विस सेक्टर के केस में जो इन्वेस्टमेंट देखी जाती थी डेट वाज कंसीडर्ड टू बी इन इक्विपमेंट, ठीक है। लेकिन नया क्राइटेरिया यहां पर अब बताया गया है जिसके अकॉर्डिंग 2 पैरामीटर्स रहेंगे जिनके अकॉर्डिंगली यहां पर क्लासिफिकेशन जो है वो की जाएगी, डेट आर
इन्वेस्टमेंट यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है प्लांट मशीनरी में, इक्विपमेंट में, उसके बेस पर, एंड द अदर वन इज द एनुअल टर्नओवर, यानी कि एक एनुअल टर्नओवर हो गई एंड दूसरी हो गई इन्वेस्टमेंट। ये दो क्राइटेरिया रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं क्राइटेरिया ताकि आप नया क्राइटेरिया समझ पाए। सो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो माइक्रो के केस में जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो 1 करोड़ तक है एंड जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है, तो उस यूनिट को हम क्लासिफाई करेंगे किसमें? दैट यूनिट विल बी क्लासिफाइड अंडर द माइक्रो एंटरप्राइज, ठीक है। एंड जहां पर दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है, लाइकवाइज अगर जो यहां पर इन्वेस्टमेंट है अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है एंड अप टू ₹10 करोड़ है, 10 करोड़ तक है, तो उसके केस में वो स्मॉल में रहेगा। या फिर जहां पर जो एनुअल टर्नओवर है वो अमाउंट जो है वो 50 करोड़ तक है, या दोनों ही इस रेंज में फॉल करते हैं, यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में एंड 5 से 50 के बीच में फॉल करते हैं, तो वो स्मॉल एंटरप्राइज रहेगी। मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो क्राइटेरिया है दैट इज कि जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी में, इक्विपमेंट में, वो 50 करोड़ तक है एंड फर्दर जो एनुअल टर्नओवर है दैट इज इन बिटवीन 50 करोड़ टू 250 करोड़, तो उस यूनिट को क्या क्लासीफाई किया जाएगा? मीडियम एंटरप्राइज क्लासीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया था एग्जिस्टिंग ये चेंज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ पीसीएफसी अकाउंट इज करेक्ट। तो हमने बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग विद द लिक्विडेशन ऑफ द पीसीएफसी अकाउंट इज करेक्ट। सो पीसीएफसी अकाउंट क्या रहता है? दैट इज पैकिंग क्रेडिट लोन इन फॉरेन करेंसी, पैकिंग क्रेडिट लोन इन फॉरेन करेंसी। तो ऑप्शन 8 सेज पीसीएफसी cannot be liquidated out of proceeds of export documents on their submission for discounting or rediscounting under the EBR scheme, or by grant or by foreign currency loans, that is DP bills, or out of balances in EEFC account, as also rupee resources of the exporters to the extent exports have actually taken place। जबकि इन सभी सोर्सेज से हम यहाँ पर PCFC को लिक्विडेट कर सकते हैं। तो जो भी प्रोसीड्स आ रही हैं, यानी कि जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आए हैं जब आपने उनको सबमिट किया है डिस्काउंटिंग के लिए, रीडिस्काउंटिंग के लिए, ठीक है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई आपके पास कोई बैलेंस पड़ा है अर्नर एक्सचेंज फॉरेन करेंसी अकाउंट में, ठीक है, एज ऑफ रूपी रिसोर्सेज, ठीक है ना, तो जितना एक्सपोर्ट का एक्सटेंट है उस हद तक आप उसे लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर लिखा है पीसीएफसी कैन नॉट बी लिक्विडेटेड आउट ऑफ इट। Okay, next it is in case of packing credit in excess of FOB value, PCFC would be available only for exportable portion of the produce। यानी कि अगर पैकिंग क्रेडिट जो है वो एक्सेस वैल्यू है, यानी कि जो FOB है यानी कि फ्रेट ऑन बोर्ड की वैल्यू है उससे ज्यादा पैकिंग क्रेडिट है, यानी कि प्री शिपमेंट एडवांस उससे ज्यादा है, तो PCFC जो है यानी कि जो पैकिंग क्रेडिट लोन है यहाँ पर फॉरेन करेंसी में, that would be available only for exportable portion of the produce। यानी कि जो FOB वैल्यू है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप वैल्यू, उसी वैल्यू तक मैक्सिमम वो स्टैंड कर सकता है, बाकी जो पोर्शन है उसे क्या करने का पड़ेगा? लिक्विडेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। ऑप्शन सी इट सेज रीपेमेंट और लिक्विडेशन ऑफ PCFC इज नॉट परमिटेड विद द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स relating to the order or any other order covering the same or any other commodity exported by the exporter of running account facilities for all the commodities। यानी कि अगर मान लीजिए एक्सपोर्टर ने एक ऑर्डर किया है, एक्सपोर्टर है एंड इसने यहाँ पर एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है इसके पास, लेट अस नेम इट EO1, ठीक है, तो इसके प्रोसीड्स नहीं है। अभी एक सेम ऑर्डर इसने सेम कमोडिटी का या डिफरेंट कमोडिटी का किया है, अगर यहाँ पर एक्सपोर्टर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, ट्रैक रिकॉर्ड एक्सपोर्टर का अगर ये सही है तो यहाँ पर इसे परमिट किया जा सकता है कि जो यहाँ पर दूसरे एक्सपोर्ट ऑर्डर की प्रोसीड्स है ना, अगर इसने यहाँ पर इस एक्सपोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी प्री शिपमेंट एडवांस नहीं लिया हुआ, तो इसके प्रोसीड्स के साथ भी जो प्री शिपमेंट क्रेडिट था फॉरेन करेंसी में इसको पे किया जा सकता है, ठीक है। तो जबकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये चीज अलाउड नहीं है, तो ऑप्शन सी भी क्या है? इनकरेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन डी सेज बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू एक्सटेंड द रनिंग अकाउंट फैसिलिटी
under the PCFC scheme to exporters for all the commodities on the lines of a facility available under rupee credit. जबकि बैंक्स के ऊपर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है. सो ऑप्शन डी इज आल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओवर हियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says which one of the following is not a primary consideration in formulating bank's credit policy. तो कौन सी जो ऑप्शन है वो एक प्राइमरी कंसिडरेशन नहीं है जब बैंक ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है. ऑप्शन 8 सेज मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट क्वालिटी. अब एसेट क्वालिटी को मेंटेन करना है, इंप्रूव करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी एंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्राइमरी पार्ट है. तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी सेज arresting slippages in advance accounts and affecting maximum recovery in identified NPA accounts. ऑप्शन बी जो है डेट इज रिलेटेड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ये रिलेटेड है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द एनपीएस. ठीक है, यानी कि क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है कि आपने जो स्लिपेजेस हैं अकाउंट्स में, एडवांस अकाउंट्स में, उनको देखना है एंड फर्दर जो भी आइडेंटिफाइड नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग मैक्सिमम रिकवरी जिससे इफेक्ट हो सकती है उन चीजों को देखना. ठीक है, तो दैट इज पार्ट ऑफ द एनपीए मैनेजमेंट. ठीक है, एंड नॉट द क्रेडिट पॉलिसी. उसके रिगार्डिंग प्राइमरी कंसिडरेशन नहीं है. तो मेन चीज क्या है कि हमने मेंटेन करना है, उनको इंप्रूव करना है एसेट क्वालिटी को. दैट इज अ पार्ट ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी. ऑप्शन सी सेज मेंटेनिंग ग्रोथ एंड रीजनेबल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ऑन क्रेडिट एक्सपोजर्स. दैट इज ट्रू. तो ये भी यहाँ पर क्या है, प्राइमरी पार्ट है कि आपने ग्रोथ को मेंटेन करना है एंड आपको एडजस्ट आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं वो मिलती रहे, यानी कि जो रीजनेबल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं वो मिलती रहे. दैट इज मैंडेटरी ताकि आपकी ग्रोथ हो सके. यानी कि जितना आप रिस्क ले रहे हैं, एक क्रेडिट है, लाइकवाइज क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ पर प्राइसिंग जो है वो उसी हिसाब से होनी चाहिए. ठीक है, अगर एक सिक्योर्ड लोन में मुझे 100 रुपीज़ के पीछे 6 रुपये बच रहे हैं साल के, तो एक अनसिक्योर्ड लोन में 100 रुपीज़ के पीछे कम से कम मुझे कुछ तो ज़्यादा मिलना चाहिए ना. यानी कि अगर मुझे 10 मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन रिटर्न ज़्यादा तो मिलनी चाहिए. दैट इज सेट इन दिस पॉइंट. तो वो भी क्रेडिट पॉलिसी का प्राइमरी पार्ट है. ऑप्शन डी सेज रिटेनिंग एंड इम्प्रूविंग मार्केट शेयर कंसिस्टेंट विद ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द बैंक. यानी कि जो मार्केट शेयर है उसे रिटेन करना है एंड फर्दर उसे इंप्रूव करना है जो बैंक की ओवरऑल पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट हो. दैट इज आल्सो द प्राइमरी कंसिडरेशन. ऑप्शन बी जो है दैट इज नॉट द प्राइमरी कंसिडरेशन ओवर हियर. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. तो फ्रेंड्स, दैट वाज द एंड ऑफ द सेशन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें. एंड फुल वीडियो कोर्स फॉर द सीसीपी एग्जाम इज अवेलेबल. सीसीपी का फुल वीडियो कोर्स अवेलेबल है. आपको इस लिंक के ऊपर विजिट करना है अगर आप इनरोल करना चाहते हैं. दैट इज https://iibf.info. ठीक है, तो इस लिंक पर आपको जाना है एंड फर्दर अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है 8360944207 पर. ठीक है, तो अपना नेम लिखकर एंड साथ में जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सीसीपी की प्रिपरेशन करें तो सीसीपी लिखकर साथ में आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए. वी विल बी एडिंग टू द appropriate group. So thank you so much and see you again in the next video.